जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जीके जीएस के ये रिवीजन क्लास है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये क्लास आपके लिए आज इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी क्लास की तरफ। और उससे पहले यहाँ पे देखेंगे एक बार वो मेरे सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे गौरव सिंह स्टिकर भेज रहे हैं, गौरव सिंह। और यहाँ पे देख सकते हैं आप डीके राजपूत कह रहे हैं डायनामाइट विस्फोटक, कुछ इन्होंने लिखा है, पूरा यहाँ पे नहीं है, विस्फोटक है, विस्फोटक होता है तो इन्होंने कुछ बताया है। नाइस के नाइस तुसी चौहान कह रही हैं नाइस सर, अवनीश भैया। और यहाँ पे देखो गगन दिवाकर और ये राखी शर्मा, ठीक है ना। और अनीता विधि गिरिराज संगम कुमार, हाँ ठीक है, सोनू कुमार सागर और ये निर्मल। तो आप सभी को यहाँ पे अंजुल भैया, यूके राणा जी और ये जीतू। और इस प्रकार से यहाँ पे ये भैया क्या कह रहे हैं, रामचरण, जय हिंद सर। आज मेरा स्कोर 100 में से 63 सही हुआ है, मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए? भाई देखो, बिल्कुल आप जितना मेहनत करोगे, ये है यहाँ पे हो रहा है रेस। और आपको याद पता होना चाहिए कि रेस के मैदान में वही घोड़ा आगे जाता है जिसका मालिक उसे जितना ज़्यादा चाबुक मारता है, ठीक है ना। तो अगर पीड़ा जितनी ज़्यादा होगी, समझ लो उतना जल्दी कामयाब हो जाओगे। और चलते हैं दोस्त अपने प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज हमारा पहला प्रश्न क्या होने वाला है। तो यहाँ पे दिया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है? देखो भैया, ये सभी आपको याद करके जाने हैं। और यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखे हैं 3 जून 2001, 5 मई 2002 और 1 अप्रैल 2003, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1 अप्रैल 2003, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक मैंने आपको बताया था, मुझे देखो याद आ गया, पूर्वोत्तर रेलवे है ना, पूर्वोत्तर रेलवे का स्थापना वर्ष बताया था। अगर आपको याद हो तो आप देखो नोट कर लेना, 1952 है ना। क्या 1952? इसका मुख्यालय भी बताया था, कहाँ था? गोरखपुर। कहाँ था? गोरखपुर। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कि भारतीय रेलवे में कंप्यूटर आधारित यात्री आरक्षण प्रणाली कब हुई थी। जो आरक्षण प्रणाली है वो कब हुई थी? तो भैया यहाँ पे देखो, भारतीय रेलवे में बताना है कंप्यूटर आधारित यात्री आरक्षण प्रणाली कब हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 20 फरवरी 1985, ऑप्शन बी है 20 फरवरी 1986, 1987। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो क्या होगा इनमें से? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने जवाब कर दिया होगा 20 फरवरी 1986। 20 फरवरी 1986 ऑप्शन बी जो यहाँ पे दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो आज आराम करेंगे और मैं आपको बता दूं टोटल 50 क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। 30 मिनट में आराम क्वेश्चन 50 हो जाएंगे हमारे। और देखो यहाँ पे दिया है कि सूर्य की परिक्रमा अरुण ग्रह कितने दिनों में करता है। सूर्य की परिक्रमा अरुण ग्रह कितने दिनों में करता है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे देखो अरुण ग्रह की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 84 वर्ष में करता है। कितना? एक जो चक्कर है वो कितने में होता है इसका? 84 वर्ष में होता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखो दिया है 11.96 वर्ष। ये है बृहस्पति ग्रह का। किसका है? बृहस्पति ग्रह का, जिसका कलर कैसा है भैया? तो आपको याद होगा पीला है, क्योंकि बृहस्पतिवार को पीला कपड़ा पहनते हो ना, तो याद रखना पीला कलर। और मैं आपको बता दूं ये सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह भी है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। यहाँ पे देखो 29.5 वर्ष दे रखा है। तो ये 29.5 वर्ष ये किसका है? तो ये याद रखना भैया, ये शनि का है। किसका है? शनि का है। और शनि में आपको बता दूं ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखो 84 वर्ष दिया था। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि अरुण ग्रह के आपसे वो भी पूछे जा सकते हैं, क्या? उपग्रह है ना भैया, उपग्रह भी पूछे जा सकते हैं। तो उपग्रह कितने हैं तो वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाएगा आप तुरंत बता देंगे भैया 27 उपग्रह हैं। कितने? 27 उपग्रह हैं। और सबसे दूर जो है वो कौन सा ग्रह है सबसे दूर? तो सबसे दूर है आपका वो बृहस्पति कह रहा हूँ, देखो वरुण है ना। अरुण ये रहा वरुण ग्रह। और वरुण ग्रह जो है ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करेगा? जब ये भैया 84 वर्ष में कर रहा है तो ये से ज़्यादा में करेगा, है ना। तो याद रखना 165 वर्ष में। कितना?
165 वर्ष में करता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2024 में रैंक हासिल की है। तो ये देखो भैया आपका करंट का क्वेश्चन है ना। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में भारत की क्या रैंक है। तो यहाँ पे देखो आप क्या बताएंगे। ऑप्शन ए 36वां स्थान, 39वां स्थान या 42वां स्थान। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो दे रखा है ये तो हो जाएगा पहले आपका बिल्कुल सही जवाब, है ना। अब टोटल कितनी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, मतलब कितने देश होते हैं टोटल, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया टोटल 133 देश होते हैं। कितने टोटल 133 अर्थव्यवस्थाएं, वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, ऐसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। उसमें से हमारा भारत जो है 39वें स्थान पे आया है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ दिया है मोना लोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। मोना लोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो क्या होगा बताइए। इक्वाडोर, इटली या अमेरिका। तो भैया ये भी गलत हो जाएगा, ये भी यहाँ पे अमेरिका जो है ये सही हो जाएगा। अमेरिका का वो है क्या देखो बोलते हैं हवाई द्वीप, है ना। हवाई द्वीप है, तो हवाई द्वीप में स्थित है। ये आपको मैं बता दूं दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है भाई, दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। और सब मैं आपको बता दूं हवाई द्वीप में जो भी ज्वालामुखी है वो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी होता है, ठीक है ना। तो ऐसे आप ये भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखो इक्वाडोर में दिया है, तो इक्वाडोर में याद रखना दुनिया की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है जो कि कोटोपैक्सी नाम है। क्या है, कोटोपैक्सी नाम है, ये आपको पता ही है ना। आप देखो यहाँ पे इटली में दिया है, इटली में भी मैंने आपको बताया था उस दिन स्ट्राम्बोली, कौन सा बताया था, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, है ना। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो कि सिसिली द्वीप में है। कौन सी द्वीप में, सिसिली, है ना, सिसिली द्वीप में स्थित है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दुनिया की दूसरी सबसे, पहली पूछेगा आप वो भी आपको पता होना चाहिए। पहली आपकी माउंट एवरेस्ट है, ये कहाँ पर है भैया, ये नेपाल में स्थित है। कहाँ पर, नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, है ना, 8,848 मीटर है। लेकिन यहाँ पे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची अगर पूछी जाएगी तो आप क्या बताएंगे। तो K2 बताएंगे, मतलब कि गार्डवेन आइस्टेन, है ना। गार्डवेन आइस्टेन ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी ऊंचाई भी आपको पता होना चाहिए, है ना। इसकी ऊंचाई अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो नोट करो कितनी, 8,611 मीटर। कितनी हो जाएगी, 8,611 मीटर, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे भारत की सबसे ऊंची पूछी जाएगी तो आप कंचनजंगा को याद रखेंगे। भारत की सबसे ऊंची पूछी जाएगी तो आप कंचनजंगा को याद रखेंगे। और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना भैया 8,598 मीटर। कितनी है, 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी। विश्व में पहली मेट्रो रेल जो है वो कहाँ चली थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे बताइए आपका लंदन, अमेरिका या रूस में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो भैया ना तो रूस होगा ना अमेरिका होगा, यहाँ पे सही जवाब आपका लंदन, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कब चली थी, है ना, विश्व में पहली मेट्रो रेल जो है वो कब और कहाँ चली थी, तो कहाँ चली थी लंदन बता दोगे, लेकिन कब चली थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना भैया 10 जनवरी 1863 में, हाँ ठीक है, 10 जनवरी 1863 में चली थी। तो इसको भी आप विशेष रूप से यार ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव सम्मानित किया गया है। तो भैया मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव सम्मानित किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पे आप बताइएगा वो कौन सा गांव है, क्योंकि ये देखो करंट का क्वेश्चन है, पहले तो 2024 का है ना, और फिर मणिपुर से संबंधित है। तो यहाँ पे आपसे वो गाँव भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना भैया ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा,
एंड्रोगांव। क्या हो जाएगा? एंड्रोगांव। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है मलेरिया नामक बीमारी तिल्ली एवं खालिस्तान को प्रभावित करती हैं। तो मलेरिया नामक बीमारी जो है वो तिल्ली को तो तिल्ली का जो आकार है वो बढ़ जाता है ना। तो कहते हैं कि तिल्ली बढ़ने लग गई, तो तिल्ली बढ़ जाती है, लेकिन इसके साथ में और किसको प्रभावित करता है यहाँ पे आपको ये भी बताना है। तो आप देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या लीवर, तो यहाँ पे आरबीसी जो है आपका ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि तिल्ली एवं आरबीसी को प्रभावित करती हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं, जैसा कि आप लोग साइंस के लिए बोलते रहते हो कि भैया साइंस के भी क्वेश्चन, तो साइंस के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और यहाँ पे देखो दिया है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे क्या होगा आपका सही जवाब? तो देखो 24 मार्च तो हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब, है ना। टीबी दिवस जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखो 22 मार्च दे रखा है, ये भी याद रखना। 22 मार्च को विश्व क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस, है ना। हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, विश्व जल दिवस मनाते हैं। और 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं बताइएगा? 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो 14 अप्रैल को मनाते हैं समानता दिवस। क्या मनाते हैं? समानता दिवस। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। पिन का पूर्ण रूप क्या होता है? पिन जो देखो, एक तो याद रखना जो आप अपने फ़ोन में पिन डालते हो, ठीक है ना, एक वो होता है, एक पोस्टल इंडेक्स नंबर भी होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर भी होता है, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पिन होता है ना, जो हमारे फ़ोन में आप 4 डिजिट कर डालते हो, जैसे 1 2 3 4 है ना, या 6 तक होता है, तो वो याद रखना, वो होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आपसे उसका भी पूछा जा सकता है, वो फ़ोन आते थे ना CDMA और GSM, है ना, GSM सिम आती है ना, जो अभी यूज कर रहे हो आप, वो GSM सिम है, ना कि CDMA, क्योंकि CDMA का एक सेट होता है, वो सिम उसी में काम करती है ना, CDMA सेट में ही काम करती है, ऐसा था ना। तो जो GSM है ना, जैसे अभी आप यूज कर रहे हो, इसे आप क्या बोलोगे? तो याद रखना ये होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो इसका भी ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पे पब्लिक कॉल ऑफिस है, तो इससे हम बोल सकते हैं PCO, है ना, PCO बूथ होते हैं ना बात करने के लिए, मतलब आपने देखा होगा पहले, अब तो खैर बहुत कम मिलेंगे, लेकिन आपने देखे होंगे, है ना। तो याद रखना जो PCO होता है उसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक कॉल ऑफिस। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। जिन्ना ने भारतीय मुसलमान के लिए अलग देश की मांग कब की थी? जिन्ना ने भारतीय मुसलमान के लिए अलग देश की मांग कब की थी? 1939, 1940 या 1942? तो यहाँ पे जो आपका बिल्कुल राइट जवाब है वो याद रखना हो जाएगा 1940। क्या हो जाएगा? 1940। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कहाँ की थी, तो याद रखना ये वो आया था ना लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में। वो जैसे कि वो उसे बोलते हैं लाहौर प्रस्ताव पारित, है ना, हुआ था लाहौर प्रस्ताव। तो याद रखना ये लाहौर में, ठीक है ना। 1939 में आप याद रखना सुभाष चंद्र बोस जी ने वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो वो भी आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे 1942 में क्या हुआ था, इसमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा सही है जहां यात्री रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? निम्न में से कौन सा सही है जहां यात्री रेल डिब्बे का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? लखनऊ और जमशेदपुर, जमशेदपुर और हुबली, पंजाब और तमिलनाडु? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? पंजाब और तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? पंजाब और तमिलनाडु। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, रेलवे से संबंधित आपके क्वेश्चन, और ये मैं आपको रोज़ मैंने आपको बताया। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज आपका स्कोर क्या होता है, 50 में से आप कितना सही कर पा रहे हैं, है ना। और बिल्कुल ऐसे मान के चलिए कि आज ये आपका पेपर है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको आज पेपर करना है अपना,
और बिल्कुल भी माइनस मार्किंग की तरफ नहीं जाना है। ये पेपर कराने का मतलब ये है कि आप माइनस मार्किंग की तरफ मत जाओ। अगर नहीं पता है स्किप कर दो, ठीक है ना। लेकिन गलत या तुक्का मत लगाओ दोस्त, क्योंकि ये आदत बन जाती है और यही होता है फिर हमारा नुकसान, है ना। तो दोस्त नुकसान नहीं करना है और अपनी आदत को बदलेंगे और बढ़िया तरीके से अपना स्कोर करेंगे। देखो यहाँ दिया है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए ज्योति राणा, रिया सिंधिया या रीमा चौहान। तो यहाँ पे भैया ना रीमा चौहान होगा जवाब और ना होगा ज्योति राणा, यहाँ पे रिया सिंधिया जो है ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। और देखो ये आपकी करंट का क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये भैया कहाँ पर है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा ऑप्शन ए उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड के नैनीताल में, कहाँ पर, नैनीताल में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर किसी ताल के बारे में पूछा जाए कभी भी और नाम के पीछे अगर ताल लगाओ, राक्षस ताल, नैनीताल, है ना, तो याद रखना ये कहाँ की भीमताल, ये सब उत्तराखंड में ताल हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्त। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपके हिमाचल प्रदेश में वो है पिन वैली, है ना। पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, वो आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखो आपका जो राजस्थान दिया है, तो राजस्थान में एक तो आपका वो है रणथंभौर है, रणथंभौर है, वो भी याद रखना। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। हो सकता है कि पेपर के अंदर कभी भी पूछा जा सकता है। दाची गाम जो है ये वहाँ पे है जम्मू कश्मीर में, है ना, दाची गाम। तो दाची गाम भी आपको पता होना चाहिए। सिमलीपाल पूछा जाता है, सिमलीपाल। तो सिमलीपाल जो है ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, ओडिशा में पड़ता है। दुधवा पूछा जाता है, दुधवा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। कौन सी अक्रिय गैस है जो यौगिक बना सकती है। तो ये देखो साइंस का क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पे आप क्या बताएंगे, जीनान, हीलियम या आर्गन। तो भैया यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा जीनॉन। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे, देखो मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ क्या, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और क्या हो जाएगा, जीनॉन हो जाएगा। और मैं बता दूँ ये कौन से एक, इसका ये भी ध्यान रखना ये कौन से वर्ग का तत्व है, ये कौन से वर्ग का तत्व है, ये भी आप ध्यान में रखना है। तो याद रखना 18वें वर्ग का। कौन से वर्ग का, 18वें वर्ग का है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका परमाणु क्रमांक भी याद रखना भैया, इसका परमाणु क्रमांक भी याद रखना है, कितना है। तो आप अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो साथ में, और अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लिया करो। तो यहाँ पे सही जवाब आपका 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 54 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, निम्न में से किसे यसद पुष्प कहते हैं। निम्न में से किसे यसद पुष्प कहते हैं, फटाफट बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, किसे यसद पुष्प कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं बताऊँ इसका जो निर्माण है वो जिंक को हवा की उपस्थिति में तीव्र ज्वाला में जलाने पर होती है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग किस देश में है। दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो किस देश में है, वो और कहाँ पर है, और उसकी लंबाई क्या है, उसका निर्माण क्या कब हुआ। तो ये भी देखो रेलवे का पेपर है, आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो याद रखना भैया ये रूस में है। कहाँ पर है, रूस में है, ये आपको ध्यान रखना है। वो बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन, क्या बोलते हैं, ट्रांस साइबेरियन, है ना, वहाँ पर ये स्थित है। इसकी जो लंबाई है ना वो है 9289 किलोमीटर। कितना है, 9289 किलोमीटर। कितना है, 9289 किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका निर्माण जो है वो 1891 में स्टार्ट हुआ था और 1916 में हो पाया था।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना। और कहाँ है सबसे लंबा? रूस में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 17वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल विजेता टीम है, नहीं यहाँ पे ये एरर है, ठीक है ना, 17वीं नहीं होगा, यहाँ पे 70वीं होगा, ठीक है ना, क्या 70वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल विजेता टीम है। तो यहाँ पे देखो पुरुष और महिला दोनों का ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि 70वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल विजेता टीम अगर पुरुष में देखोगे तो पुरुष यहाँ पे हो जाएगा आपका हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। लेकिन यहाँ पे अगर हम महिला पूछ लिया गया होता तो वो होता फिर आपका केरल। क्या होता दोस्त? वो होता आपका यहाँ पे केरल सही जवाब। लेकिन इसका अगर आयोजन पूछा जाएगा, आयोजन कहाँ हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? आयोजन अगर पूछ लेगा तो याद रखना भैया ये भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है ना, कहाँ पर? उड़ीसा में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, हाल ही में हरिणी अमरसूरिया भारत के किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? देखो भैया ये आपके करंट का है, जितनी भी चर्चित लोग हैं, ठीक है ना, जिनका निधन हुआ है वो भी याद रखना, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने हों पड़ोसी देश हमारे, उनका भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे नेपाल आपका नहीं होगा, भूटान आपका नहीं होगा, यहाँ पे श्रीलंका जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हरिणी अमरसूरिया आप याद रखना, सूर्या श्रीलंका, ठीक है ना, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है, कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो 25 जून 1940 को टिक करेंगे, लेकिन दोस्त आपका जवाब गलत हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग की अगर बात करेंगे तो 6 जून 1940 में ऐसे स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है ना। इसमें इन लोगों के लिए अलग से व्यवस्था भी की गई थी, तो ये भी आप ध्यान रखना। लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो वो किया था 25 जून 1940 को। कब किया था? 25 जून 1940 को स्वीकार किया था राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर मुस्लिम लीग पूछा जाएगा तो आप 6 जून 1940, और अगर आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे तो 25 जून 1940। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगर आपको लग रहा हो कि वाकई में मैं आपका समय बर्बाद नहीं कराता हूँ, और दूसरा आपको पसंद आ रहा हो कि सही में भैया मेरे लिए मेहनत कर रहे, तो यार एक बार ये लाइक वाला बटन दबा देना, ठीक है। जो भी मेरे नए दोस्त हैं आप ज़रूर दबा देना, पुराने तो जो भी मेरे दोस्त हैं सभी दबाते हैं। सबको पता है कि भैया वाकई में बहुत समस्याओं से गुजर रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ दोस्त, मैं अभी आपको PDF नहीं दे पा रहा हूँ, उसका सिर्फ रीज़न यही है कि मेरे पास डाटा नहीं है, ठीक है ना। मेरा फ़ोन भी रिचार्ज नहीं, मैं किसी न किसी तरीके से इधर उधर से डाटा लेके कर लेता हूँ, ठीक है ना, अपनी भी पढ़ाई कर लेता हूँ और आप लोगों के लिए भी व्यवस्था कर लेता हूँ। लेकिन भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर थोड़ा सा यार शेयर कर दोगे, हेल्प कर दोगे तो प्लीज़ भाई, हो सकता है कि कुछ हो पाए। अदरवाइज कभी कभी क्लास का भी वो हो जाता है, क्लास नहीं आ पाती है, तो उसका रीज़न भी यही है, ठीक है ना, कि यार मेरे पास थोड़ा डाटा की दिक्कत हो जाती है इस वजह से। जैसे मेरे पास डाटा का इंतजाम हुआ, मैं आपको PDF देना स्टार्ट कर दूंगा। और थोड़ा सा यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो दोस्त मेरे क्लास को देख रहा होगा, ज़रूर भैया को आपसे विश्वास है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। और प्रॉमिस करो। और चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, और नॉन स्टॉप सभी क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि पुराणों की कुल संख्या क्या है? पुराणों की कुल संख्या क्या है? तो भैया देखो, यहाँ पे पुराणों की अगर संख्या पूछी जाएगी तो हम तुरंत ऑप्शन सी 18 सही टिक करेंगे। ऑप्शन सी जो 18 है वो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगर वेद की बात करेंगे तो 4 वेद हैं, है ना, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। और पुराणों की बात करेंगे तो पुराणों की संख्या जो है वो है 18। तो ये भी आप ध्यान रखना। सबसे प्राचीन वेद भी पूछा जा सकता है, सबसे प्राचीन वेद पूछा जाएगा तो आप बता देना ऋग्वेद, है ना। तो वो भी आप याद रखना, वो क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है यहाँ से जो बनते हैं, वो मैं बता रहा हूँ कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे?
है ना। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो याद रखना पतंजलि जी थे। कौन थे, पतंजलि थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो गायत्री मंत्र की भी रचना आपको याद होनी चाहिए, है ना। गायत्री मंत्र की जो रचना है वो किसने की थी, वो की थी विश्वामित्र जी ने। किसने की थी, विश्वामित्र जी ने की थी। और गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था, तो वो भैया ऋग्वेद से लिया गया था, है ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त जो है वो किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, क्या होगा इनमें आपका सही जवाब, फेफड़े, यकृत या अग्नाशय। तो भैया यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। यकृत यहाँ पे क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। और मैं बता दूं ये जो यकृत होता है ना, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, क्या सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। पित्त रस का पीएच मान भी आप याद रखना। देखो पित्त रस जो है, पित्त है, उसका पीएच मान जो है वो भी याद रखना। वो है 7.5 से 8.5 तक, है ना। 7.5 से 8.5 तक होता है पीएच मान। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ दिया है आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, कौन सा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। तो देखो यहाँ पे घेंगा, स्कर्वी और बेरी बेरी रोग दे रखा है। तो यहाँ पे सही जवाब जो है वो आपका घेंगा रोग हो जाएगा। जो स्कर्वी है ना, स्कर्वी जो है ये किसकी किसकी वजह से हो जाती है, तो याद रखना ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है ना। और बेरी बेरी जो रोग है ये विटामिन बी की कमी से हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सभी प्रश्न समझ आ रहे होंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया है रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है। रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जो जरिया है वो क्या है। तो भैया रेल यात्री या माल भाड़ा या ये भी दोनों। तो भैया सबसे बड़ा जरिया तो माल भाड़ा है ना। सबसे बड़ा जरिया जो है माल भाड़ा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखो दिया गया है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, राधा रतूड़ी, आशा जी या मीरा चोपड़ा। तो राधा रतूड़ी जी जो है ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और कहता हूँ मैं हमेशा एक ही बात, आप नहीं समझ सकते कि आज मैं वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, है ना, अपनी परिस्थितियों को लेके। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि न थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है ना। तो बिल्कुल दोस्त कभी भी हार जीवन में नहीं माननी चाहिए। हार का मतलब है मृत्यु, है ना। जिस व्यक्ति जो जीवित है उसके जीवन में संघर्ष तो होगा ही, है ना। मुर्दों के लिए लोग रास्ता छोड़ देते हैं, तो संघर्ष तो है अगर आप जीवित हैं। तो दोस्त बिल्कुल घबराना नहीं है और बिल्कुल अपनी बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे, संघर्ष से युद्ध करेंगे और जीतेंगे, है ना। यहाँ पे दिया है सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना वो यहाँ पे जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास जी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको बहुत से मेरे दोस्त थे जिन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी को टिक किया था। किसे किया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी को। याद रखना भैया ये पता किसके गुरु थे, तो ये थे महात्मा गांधी जी के गुरु। किसके थे, महात्मा गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये आप ध्यान रखेंगे। और देखो गोखले जी के गुरु कौन थे, तो वो भी याद रखना, वो थे महादेव गोविंद रानडे। वो कौन थे, महादेव गोविंद रानडे। तो ऐसे याद रखना ये जो महादेव गोविंद रानडे जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। और ये थे महात्मा गांधी जी के गुरु। और ये जो चित्तरंजन दास हैं ये किसके थे, सुभाष चंद्र बोस जी के। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि साम्राज्यवाद का नाश हो नारा संबंधित है। भैया देखो जितने भी नारा हैं वो आप जरूर देख लेना, है ना। 1857 की क्रांति के जो भी नारा हैं वो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं
कि आपसे पूछा जाएगा कि साम्राज्यवाद का नाश हो ये नारा संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यहाँ पे सही जवाब भगत सिंह जी हो जाएगा, ऑप्शन ए। और एक बार सभी दोस्त जय हिंद जरूर टाइप करेंगे, ठीक है ना, जय हिंद जरूर टाइप करेंगे और ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आज मेरा ना बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा है ना। ये जो मुश्किलें होती हैं वो ना मुझे ऐसा लगता है कि ये वाकई में इंसान को ना बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, एक नारा दिया गया था कि संपूर्ण क्रांति, है ना, संपूर्ण क्रांति, वो किनसे संबंधित था वो याद रखना, नारायण प्रकाश जी से संबंधित था, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक पूछा जाता है आपसे हे राम, कौन सा, हे राम, तो हे राम याद रखना महात्मा गांधी जी से संबंधित है ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे दिया गया है हरियाणा राज्य का गठन वर्ष क्या है, हरियाणा राज्य का गठन वर्ष क्या है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे, तो याद रखना भैया हरियाणा का गठन जो है 1966, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो ये 1953 में मैंने आपको बताया था एक बार कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है, बताया था ना, कौन है, आंध्र प्रदेश है, ये आप याद रखना। देखो 1960 में एक तो महाराष्ट्र हो जाएगा, है ना, महाराष्ट्र का गठन हुआ था और गुजरात का गठन हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र का और गुजरात का। देखो नागालैंड का भी याद रखना, हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे सही जवाब नागालैंड का हो जाएगा 1963। कब, 1963। आपसे हिमाचल प्रदेश का भी पूछा जा सकता है, तो हिमाचल प्रदेश का भी याद रखना। देखो नोट कर लो, मैं इसीलिए कहता हूँ मेरे साथ बैठा करो, तो पेन कॉपी लेके बैठा करो, 1971 हो जाएगा, ठीक है ना। मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है ना, मणिपुर और त्रिपुरा की याद रखना, दोनों का 1972 में गठन हुआ था। कब, 1972 में गठन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके साथ में मेघालय को भी याद रखना है ना, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है, तो भैया इनमें से कहाँ नहीं है, तो देखो कोलकाता में तो है ही, है ना, और मालीगांव उस दिन मैंने आपको बताया ही था, और यहाँ पे जो अहमदाबाद बच रहा है बस ये अलग हो जाएगा। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कर लोगे। अब अहमदाबाद हमें नहीं पता है, लेकिन हमें कोलकाता और मालीगांव अगर पता है तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। देखो भैया भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो याद रखना 3 बार। कितनी बार, 3 बार, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। एक आपसे पूछा जाता है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की जा चुकी है, तो भैया एक बार भी नहीं की जा चुकी है, ठीक है ना, वित्तीय आपात की घोषणा एक बार भी नहीं की गई है, तो ये भी आप याद रखना। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से दाब का एसआई मात्रक क्या है, निम्न में से दाब का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो दाब का जो एसआई मात्रक है वो याद रखना, वो है पास्कल। क्या है, पास्कल, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना, पास्कल आपको ध्यान में रखना है। और बाट जो है, ये बाट किसका है, तो याद रखना ये भैया शक्ति का है, किसका है, शक्ति का है, तो ये भी आप याद रखना। हेनरी बताओ, हेनरी मैंने आपको अभी 2 दिन पहले ही बताया था, हेनरी किसका है, तो याद रखना भैया प्रेरक का है, किसका है, प्रेरक का एसआई मात्रक है, तो ये भी याद रखना है। और देखो मैंने उस दिन आपको बताया था घन मीटर, घन मीटर बताओ किसका है, घन मीटर, तो याद रखना भैया आयत का है, किसका, आयत का है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ दिया है हाल ही में किस राज्य में मध्य पाषाण युग के शैल चित्र खोजे गए हैं, हाल ही में किस राज्य में मध्य पाषाण युग के शैल चित्र खोजे गए हैं, तो भैया ये कौन सा राज्य है, हाल ही की बात है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे अपना सही जवाब। तो याद रखना यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो खाली स्थान होने की संभावना होती है, दिन साफ रहता है या वर्षा होती है या फिर आंधी तूफान आता है,
तो यहाँ पे जो आपका राइट जवाब है ना दोस्त, वो क्या हो जाएगा, आप लगाओ इसका जवाब पहले एक बार, और मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। तो याद रखना भैया, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वर्षा। और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है ना, तो याद रखना दिन साफ होता है, ठीक है ना। और अचानक जो पारे में गिरावट आ जाए, ठीक है ना, उथल पुथल मच जाए, गिरावट आ जाए, तो याद रखना वो आंधी तूफान का संकेतक होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जिंक सल्फेट का औद्योगिक नाम क्या है। जिंक सल्फेट का औद्योगिक नाम पूछा गया है ना, रासायनिक नाम पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे औद्योगिक नाम आपसे पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे, सफ़ेद विट्रियल, है ना। इसके अलग अलग और भी नाम है, लेकिन यहाँ पे याद रखना आपका सफ़ेद विट्रियल हो जाएगा। लॉफिंग गैस जो है ये तो आपको पता ही होगा भैया, हास्य गैस है ना, हास्य गैस, जैसे हास्य गैस बोलते हो, और साथ में कुछ और भी वो तो बोलते हो, क्या बोलते हो, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो मार्स गैस दे रखा है, ये तो वो मीथेन हो जाएगी, है ना, मीथेन हो जाएगी, जो कि कहाँ कहाँ से निकलती है, देखो धान की खेत से निकलती है ना मीथेन गैस, और गाय की जुगाली करने से भी निकलती है। ये आपको सभी याद रखने हैं। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी अरस्तु। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो याद रखना भैया, जीव विज्ञान का जो जनक है वो किसे बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, किसको बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं। जंतु विज्ञान का भी जनक किसे बोलते हैं, अरस्तु को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक को याद रखना। रॉबर्ट हुक को क्या याद रखोगे, तो इनसे याद रखना, रॉबर्ट हुक से इन्होंने इन्हें कोशिका विज्ञान का जनक बोलते हैं, है ना, कोशिका विज्ञान का जनक बोलते हैं रॉबर्ट हुक को। और ये ग्रेगर मेंडल जो है ये आनुवांशिकी के जनक हैं, है ना। ये तो आपको पता है, सबसे पहला प्रयोग इन्होंने मटर के पौधे पे किया था, है ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, ट्रेकोमा रोग से प्रभावित अंग होता है। ट्रेकोमा रोग से प्रभावित अंग होता है। तो ट्रेकोमा रोग से प्रभावित अंग जो है वो होता है संपूर्ण शरीर, आँख या त्वचा। तो भैया आँख होता है, नेत्र। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आँख आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और संपूर्ण शरीर जो है ये याद रखना है, जैसे कि वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, खसरा, है ना, खसरा। तो खसरा वगैरह हो जाता है, संपूर्ण शरीर हो जाएगा। त्वचा वो जो होती है हारपीस, क्या होती है, हारपीस। तो उसमें भी याद रखना, उसमें क्या होता है ना, चेहरे का देखना जैसे हुआ होगा, मैंने देखे हैं उनके, क्या होता है, ये जो फोर हेड होता है ना, माथा एक साइड का होगा, ठीक है ना। इस पर ब्लैक 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 बहुत सारे ऐसा हो जाएगा, है ना, दाने दाने, वो मतलब दाग दाग से। तो याद रखना, घाव घाव से होने लगते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे अगला पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। तो ये देखो, ये आपके करंट का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। तो याद रखना वो हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पे आपका सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी है। ए जांग, बी जबड़े की पेशी, सी हाथ की पेशी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा जबड़े की पेशी। कौन सा, जबड़े की पेशी। देखो जो आपके दांत होते हैं ना, ये दांत ऐसे होते हैं ना, ये जबड़े में लगे होते हैं। ये वाली जो हड्डी होती है ना, बहुत मजबूत होती है। तो याद रखना, जो जबड़े की पेशी है वो मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। बच्चों में BCG का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है। बच्चों में BCG का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना, देखो यहाँ पे फालेरिया, रेबीज, टीबी दे रखा है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा टीबी के रोकथाम के लिए। किसके लिए, टीबी के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, ऑपरेशन उपलब्ध संबंधित है।
ऑपरेशन उपलब्ध जो है ये किससे संबंधित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना ऑपरेशन उपलब्ध जो है ये रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है। किससे? रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है। इसमें पता क्या है, इसमें क्या है, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि कालाबाजारी रोकना, रेलवे के जो टिकट हैं उनका कालाबाजारी वगैरह रोकना और टिकट यात्रियों को आसानी से उपलब्ध कराना। और इनसे एक और ऑपरेशन था, वो ऑपरेशन आहट है ना, ऑपरेशन आहट, मनुष्य तस्करी वगैरह, और ऑपरेशन सतर्क, वो भी याद रखना, धूम्रपान वगैरह, समझ में आया ना। तो ये सब ऑपरेशन आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ दिया है हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन बी विलियम गॉड, ए ऑप्शन सी जितेंद्र यादव, ऑप्शन सी डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी विलियम गॉड, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये कब चिन्हित किए गए थे? तो वो भी याद रखना, ये 1968 माफ़ी चाहते हैं 1968 की बात है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? किस भक्ति संत ने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो भैया आप क्या बताएंगे? देखो जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप इसका सही जवाब बताइएगा। ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी भगवान बुद्ध, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन ए रामानंद क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी जितेंद्र नाथ, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब जो है वो अरविंद घोष, ऑप्शन सी हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ इसको भी आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे दिया गया है किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? भैया पंचतंत्र है, अर्थशास्त्र है, या शाकुंतलम है, या इनमें से कोई नहीं है। तो भैया वो कौन सी पुस्तक है? याद रखना वो है पंचतंत्र। कौन सी है? पंचतंत्र। ऑप्शन ए जो यहाँ पे है वो सही जवाब हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज आपके लिए ये HW है, ठीक है ना। आज आपके लिए ये HW है क्योंकि ये मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 5, 8 या 12, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो संख्या है वो है 12। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वर्तमान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना यहाँ पे जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, NH47A। क्या हो जाएगा? NH47A सबसे छोटा है। इसकी जो लंबाई है वो याद रखना 5.9 किलोमीटर है। कितनी? 5.9 किलोमीटर है। और भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है वो NH44 है। सबसे बड़ा जो है वो NH44 है। तो ये भी आपको क्या ध्यान में रखना है। ये पता है 11 राज्यों से होके जाता है, ये 11 राज्यों से होके गुजरता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार कब किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का जो आविष्कार है वो कब किया था? तो याद रखना 1866 में किया था। कब किया था? 1866 में किया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। तो यहाँ पे दिया है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो कलपक्कम या चेन्नई, ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। कब की गई थी? तो वो भी याद रखना 1971 में की गई थी। कब की गई थी दोस्त? 1971 में की गई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो भैया याद रखना छुआछूत से संबंधित आपका अनुच्छेद 17 यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बोलने की जो स्वतंत्रता है वो आपकी 19 में आ जाती है। और अनुच्छेद 32 जो है ये किससे संबंधित है? ये आप क्या करेंगे? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।